हेलो एंड वेलकम टू फंटैक्सटिक बाय दीपिका अरोड़ा मैदान। आज का हमारा टॉपिक कैपिटल गेन्स में हम लोग करने जा रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल असेट्स। ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल असेट्स क्यों रेलेवेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है। हम लोगों को कैपिटल गेन्स का कैलकुलेशन करने के लिए ट्रांसफ़र पर ज़्यादा फोकस करना होता है। अगर आपने कोई भी असेट यानी कैपिटल असेट ट्रांसफ़र की है किसी को, एक पर्सन के पास उसकी ऑनरशिप थी, उसने अपनी ऑनरशिप को ट्रांसफ़र किसी दूसरे पर्सन को कर दिया है। इफ़ द असेट इज़ ट्रांसफर्ड, तो जिस पर्सन ने ट्रांसफ़र की है उस पर्सन को अपना कैपिटल गेन कंप्यूट करना होता है कि उसने कैपिटल गेन अर्न किया है। लॉस भी हो सकता है, ऑल्दो ज़रूरी नहीं है हमेशा कैपिटल गेन होता है, लॉस भी हो सकता है, बट हमारा फोकस क्या है, ट्रांसफ़र। अगर असेट को आप ट्रांसफ़र करोगे तो ही असेट का कंप्यूटेशन होगा कैपिटल गेन का। अगर आप असेट को ट्रांसफ़र ही नहीं करेंगे, सपोज ए के पास एक प्रॉपर्टी थी और वो सालों तक ए के पास ही पड़ी रहती है, सो देयर इज़ नो नीड टू कैलकुलेट एनी कैपिटल गेन ऑन दैट असेट। तो कैपिटल गेन्स का कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब एक असेट एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ ट्रांसफ़र हो। सो ट्रांसफ़र यहाँ पर रेलिवेंट है। ट्रांसफ़र कहते किसे हैं? क्या प्रॉपर्टी को बेच दिया जाए और ट्रांसफ़र होगी? दैट्स ट्रू। ट्रांसफ़र ऐसे भी हो सकती है और ट्रांसफ़र के और भी कई तरीके हैं, एक असेट दूसरे पर्सन को कैसे ट्रांसफ़र की जा सकती है। सो ट्रांसफ़र में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, लेट मी गाइड यू। सबसे पहले है आपका सेल ऑफ असेट। आप अपनी कैपिटल असेट को बेच देते हैं। आपके पास एक कैपिटल असेट थी, सपोज ए के पास एक कैपिटल असेट थी, कैपिटल असेट ए ने बेच दी बी को असेट ट्रांसफ़र हो चुकी है, ए को अब अपना कैपिटल गेन कंप्यूट करना पड़ेगा। कैपिटल लॉस भी हो सकता है बट कंप्यूटेशन उसे करनी पड़ेगी। सेल ऑफ कैपिटल असेट। और क्या हो सकता है, आप उस असेट को एक्सचेंज भी कर सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ कैपिटल असेट। अगर आप उस कैपिटल असेट को बेचते नहीं हैं, उसके बदले में बी से भी कुछ लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, तो वो असेट आपके पास तो ट्रांसफ़र हो गई ना, आपके पास से तो चली गई। तो जो असेट जैसे ही आपके पास से चलेगी, इट वुड बी कंसीडर्ड एज ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल असेट, उसको ट्रांसफ़र माना जाएगा। और क्या हो सकता है, कई बार आपके राइट्स एक्सपायर हो जाते हैं, आपके राइट्स ख़त्म हो जाते हैं, तो आपके पास किसी कैपिटल असेट के राइट्स थे, अब उन असेट्स एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स। इसका मतलब क्या होता है, आपने उन अधिकारों को छोड़ दिया। आपके पास किसी चीज़ के कैपिटल असेट के अधिकार थे, आपने उन अधिकारों को छोड़ दिया है, तो वो भी आपकी तरफ से एज कैपिटल असेट ट्रांसफ़र माना जाएगा। रिलिंक्विशमेंट ऑफ असेट्स। रिलिंक्विशमेंट का मतलब होता है त्यागना। यहाँ पे एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स, आपके राइट्स खत्म हो गए, और रिलिंक्विशमेंट ऑफ कैपिटल असेट्स मतलब आपने उसको त्याग दिया, वो असेट अब आपके पास नहीं है, तो ये भी ट्रांसफ़र माना जाएगा। तो जो भी असेट जब भी आपके पास से निकल जाएगी तो उसे कैपिटल असेट का ट्रांसफ़र माना जाएगा। और क्या हो सकता है इसमें हो सकता है कंपल्सरी एक्विजिशन बाय लॉ। आप बेचना नहीं चाहते थे, ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते थे, पर लॉ ने आपके ऊपर कंपल्सरीली उस असेट को आपसे एक्वायर कर लिया, तो कंपल्सरी एक्विजिशन बाय लॉ भी आपका ट्रांसफ़र माना जाता है। और कैसे ट्रांसफ़र हो सकता है, आपका कोई ज़ीरो कूपन बॉन्ड था, आपके पास कोई ज़ीरो कूपन बॉन्ड था जो कि एक कैपिटल असेट होती है। ज़ीरो कूपन बॉन्ड जो है, अगर उसका मैच्योरिटी हो जाता है, मैच्योर हो जाता है या उसका रिडेम्पशन हो जाता है, तो भी वो जो कैपिटल असेट आपके पास थी वो अब आपके पास नहीं है। तो जैसे वो असेट ट्रांसफ़र होगी, उसको जैसे असेट वो मैच्योर होगी या रिडीम होगी, उसको कैपिटल असेट का ट्रांसफ़र माना जाएगा। आप ये भी कह सकते हैं कन्वर्जन कैसे हो सकती है। कन्वर्जन अगर मैं कहूँ, कन्वर्जन ऑफ अ पार्टनरशिप इनटू कंपनी। कोई एक पार्टनरशिप है, वो कंपनी में कन्वर्ट होगी तो वो भी असेट्स ट्रांसफ़र होंगी, तो इसको भी ट्रांसफ़र माना जाएगा। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक। आपके पास कोई कैपिटल असेट थी, आपने उसको स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया। स्टॉक एक करंट असेट होती है, तो आपने कैपिटल असेट को जैसे ही आपने कन्वर्ट किया स्टॉक इन ट्रेड में, करंट असेट में कन्वर्ट किया, तो वो आपकी कैपिटल असेट ट्रांसफ़र मानी जाएगी। और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर कुछ कंट्रैक्ट्स होते हैं। प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में कुछ कंट्रैक्ट्स होते हैं
उन कंट्रैक्ट्स में ऐसा मेंशन होता है कि अगर पार्ट फुलफिलमेंट ऑफ कंट्रैक्ट करेंगे, आप कोई कंट्रैक्ट की पूर्ति करेंगे तो आपको असेट ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। सो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आपने कुछ ऐसे कंट्रैक्ट्स किए हैं जिससे कोई कंट्रैक्ट फिनिश होने पर आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी तो वो भी ट्रांसफ़र माना जाता है। और एनी अदर कंट्रैक्ट, कोई भी ऐसा अनुबंध, कोई भी ऐसा कंट्रैक्ट विच हैज़ द इम्पैक्ट ऑफ चेंजिंग ऑनरशिप ऑफ कैपिटल असेट। अगर आपके पास उस असेट की ऑनरशिप है और कोई भी कंट्रैक्ट के तहत आपको उस कैपिटल असेट का ऑनरशिप देना पड़ रहा है या त्यागना पड़ रहा है या ट्रांसफ़र करना पड़ रहा है, सो ओवरऑल ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र मानी जाती हैं, राइट। सो ये सब चीज़ें ट्रांसफ़र की कैटेगरी में आएंगी। ट्रांसफ़र कैसे कैसे हो सकती है? आप असेट को सेल कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, अपने राइट्स को आपके एक्सटिंग्विशमेंट हो सकती है, त्याग सकते हैं, रिलिंक्विश कर सकते हैं, लॉ कंपल्सरी एक्वायर कर सकती है, जीरो कूपन बॉन्ड्स अगर मैच्योर हो जाए और रिडीम हो जाए तो भी आपका ट्रांसफ़र माना जाता है। कन्वर्जन अगर पार्टनरशिप कंपनी में कन्वर्ट हो जाए तो भी ट्रांसफ़र माना जाता है। और कैपिटल असेट, कोई भी कैपिटल असेट अगर आपकी स्टॉक में आप कन्वर्ट कर देते हैं तो भी उसे ट्रांसफ़र माना जाता है, क्योंकि कैपिटल असेट को ट्रांसफ़र कर दिया गया, कैपिटल असेट का अस्तित्व त्याग दिया आपने, ऑनरशिप खत्म हो गई। प्रॉपर्टी एक्ट के तहत अगर आप कोई ऐसा अनुबंध करते हैं, किसी के साथ कोई ऐसा कंट्रैक्ट करते हैं कि पार्ट फुलफिलमेंट या फुलफिलमेंट ऑफ कंट्रैक्ट में आपको असेट को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो आपको असेट ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी और आपका असेट आपके पास से ऑनरशिप किसी और के पास चली जाएगी, तो इसको भी ट्रांसफ़र मानेंगे। एनी अदर कंट्रैक्ट विच हैज़ द इम्पैक्ट ऑफ चेंजिंग ऑनरशिप ऑफ कैपिटल असेट। चेंजिंग ऑनरशिप का मतलब है आपके पास से वो असेट, आप मालिक थे उसके, आप ऑनर थे, आपने असेट किसी और को दे दी, तो आपकी ऑनरशिप अगर ट्रांसफ़र हो जाती है, आपकी ऑनरशिप अगर चेंज हो जाती है तो उसको ट्रांसफ़र कहा जाता है। इसके आगे का टॉपिक जो हम कर रहे हैं, इन ट्रांसफ़र्स होने के बावजूद भी कुछ असेट्स को ट्रांसफ़र नहीं माना जाता। सर्टन ट्रांजेक्शन्स नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफ़र, तो अब उसे कर लेते हैं। सर्टन ट्रांजेक्शन्स नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफ़र, कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसी भी होती हैं, देखने में लगता है कि असेट तो ट्रांसफ़र हो गई पर उनको ट्रांसफ़र नहीं माना जाता। सर्टन ट्रांजेक्शन्स नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफ़र, कुछ ऐसी भी असेट हैं कि ट्रांसफ़र होती हैं, ऑनरशिप ट्रांसफ़र होती है पर उस पर हम ट्रांसफ़र नहीं मानते। देखो, ट्रांसफ़र मानने का मतलब क्या है? ट्रांसफ़र का मतलब है आप असेट को अगर किसी और को दे रहे हैं तो आपको कैपिटल गेन कंप्यूट करना पड़ेगा। कुछ केसेस में इनकम टैक्स ये बोलता है कि इन असेट्स को कैपिटल गेन कंप्यूट नहीं करना पड़ेगा। रीज़न बीइंग वी आर नॉट कंसीडरिंग दैट ट्रांजेक्शन एज ट्रांसफ़र, हम उसे ट्रांसफ़र मान ही नहीं रहे, तो कैसा कैपिटल गेन। सो यहाँ पर ट्रांजेक्शन ऐसी कौन सी हो सकती हैं जिन पर ट्रांसफ़र नहीं एप्लीकेबल होता और जिन पर कैपिटल गेन कंप्यूट नहीं किया जाता। वी कैन से विल और इनहेरिटेंस। अगर किसी की वसीयत के तहत या किसी अपनी विल के तहत कोई अगर असेट को ट्रांसफ़र करता है तो उसे उसको ट्रांसफ़र नहीं माना जाता। सपोज फादर अपनी विल के अकॉर्डिंग या फादर की डेथ हो जाती है, इनहेरिटेंस रूल्स के अकॉर्डिंग फादर की प्रॉपर्टी, फादर की कैपिटल असेट अगर उसके सन को मिल जाती है, तो फादर ने अगर कोई प्रॉपर्टी अपने सन के नाम पर दी है, सो इट शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज ट्रांसफ़र, इसको ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा एंड फादर इज़ नॉट गोइंग टू कंप्यूट एनी कैपिटल गेन ऑन दैट। तो उसको कैपिटल गेन पे करने की ज़रूरत नहीं है, उसको बेनिफिट उसका कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाय विल और बाय इनहेरिटेंस आपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया है। ये ट्रांसफ़र नहीं मानी जाती, राइट। ट्रांसफ़र बाय वे ऑफ गिफ्ट, अगर कोई किसी को गिफ्ट देता है, गिफ्ट के फॉर्म में अगर असेट को ट्रांसफ़र करता है तो उसे भी ट्रांसफ़र नहीं माना जाता। इसकी एक एक्सेप्शन होती है, वो एक्सेप्शन क्या है? कंपनी भी कई बार अपने एम्प्लॉयज़ को ESOP एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान के अकॉर्डिंग, लेट मी राइट इट ऑल्सो, एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान के तहत कंपनी क्या करती है, कई बार अपने एम्प्लॉयज़ को
शेयर्स देती है, बहुत कम रेट पर शेयर्स अवेलेबल करवा देती है या फ्री में शेयर्स देती है। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के अकॉर्डिंग अगर गिफ्ट कंपनी ने दिया है किसी एक ऐसी स्कीम में अपने एम्प्लॉयज़ को, तो उसको ट्रांसफ़र माना जाएगा। हम ये कह रहे थे ना, ट्रांजेक्शन्स नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफ़र, हमने कहा था गिफ्ट को ट्रांसफ़र नहीं मानते, बट देयर इज़ एन एक्सेप्शन। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में अगर कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ भी शेयर्स देती है, कोई भी कैपिटल एसेट दे रही है अंडर एनी स्कीम, तो उसको ट्रांसफ़र माना जाएगा। वो एक्सेप्शन है, मतलब हमने कहा सर्टन ट्रांजेक्शन्स नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफ़र बट दिस इज़ कंसीडर्ड एज ट्रांसफ़र, इसको ट्रांसफ़र माना जाता है। अदरवाइज़ कोई भी गिफ्ट जो हो उसको ट्रांसफ़र नहीं माना जाता। नेक्स्ट है आपके पास ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल असेट्स बाय सब्सिडरी कंपनी टू होल्डिंग कंपनी। Any transfer of capital assets by subsidiary company to holding company, और subsidiary company के 100% शेयर्स होल्डिंग कंपनी ने होल्ड किए हुए हैं। मतलब एक ऐसी कंपनी जिसकी 100% शेयर कैपिटल पर कब्जा होल्डिंग कंपनी का है। सो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि दोनों ऑलमोस्ट एक ही कंपनी एक ही पर्सन उसे होल्ड कर रहा है। होल्डिंग कंपनी का अपना शेयर कैपिटल भी उसके पास है और सब्सिडरी कंपनी का 100% शेयर कैपिटल होल्डिंग कंपनी के पास है। तो असेट चाहे यहाँ हो, असेट चाहे यहाँ हो, दोनों सिचुएशन में असेट एक ही पर्सन के, एक ही ऑनरशिप के अंडर है, हम ये मानते हैं। सो अगर असेट ट्रांसफ़र की जाती है तो उस पर कैपिटल गेन कंप्यूट नहीं किया जाता, बिकॉज दैट वुड नॉट बी कंसीडर्ड एज ट्रांसफ़र। वो ट्रांसफ़र नहीं मानी जाएगी क्योंकि सब्सिडरी कंपनी का 100% शेयर कैपिटल, 100% शेयर कैपिटल जो सब्सिडरी कंपनी का है वो होल्डिंग कंपनी ने होल्ड किया हुआ है। ये आपने कंडीशन पूरी की है। एंड ये भी आपको देखना है कि कंपनीज को इंडियन कंपनी होना चाहिए। जिस कंपनी को होल्ड किया है वो इंडियन कंपनी है। सो इंडियन कंपनी को अगर आपने असेट ट्रांसफ़र की है तो वो कंपनी जो है उसके ट्रांसफ़र पर कैपिटल गेन कंप्यूट नहीं करेगी क्योंकि वो एक ट्रांसफ़र नहीं माना जा रहा, राइट। सो होल्डिंग कंपनी जो है वो इंडियन कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी की 100% शेयर कैपिटल होल्ड कर रही है और असेट एक जगह से दूसरी जगह अगर ट्रांसफ़र हो रही है तो उसको हम कैपिटल गेन नहीं मानते, उसको कैपिटल गेन का कैलकुलेशन उस पर नहीं होता क्योंकि उसे ट्रांसफ़र नहीं माना जा रहा। इन द सिमिलर वे, पॉइंट नंबर 4, लेट मी राइट इट हियर टू, transfer of capital asset by holding company to subsidiary company। सेम है इसलिए मैं यहीं लिख रही हूँ उसे, होल्डिंग कंपनी टू सब्सिडरी कंपनी। अब अभी हमने क्या किया था, सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को ट्रांसफ़र कर रही थी। इन द सिमिलर वे अगर होल्डिंग कंपनी भी कोई एसेट सब्सिडरी कंपनी को ट्रांसफ़र करती है, अगेन होल्डिंग कंपनी का 100% शेयर, सब्सिडरी कंपनी का 100% शेयर कैपिटल होल्डिंग कंपनी के पास है और दोनों इंडियन कंपनी, सब्सिडरी कंपनी भी इंडियन कंपनी है। सो अगर अगेन रूल्स यही रहेंगे, बस यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ पे पॉइंट क्या था, सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को ट्रांसफ़र कर रही है और यहाँ पे कैपिटल एसेट होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को ट्रांसफ़र कर रही है। वन एंड द सेम थिंग, पॉइंट्स अलग अलग हो गए हैं लेकिन रूल्स सेम। आगे आपका पॉइंट नंबर 5 है अमालगमेशन से रिलेटेड। अमालगमेशन क्या होता है आपको क्लियर कर देते हैं। अमालगमेशन क्या होता है, जब दो कंपनीज आपस में अविलियन कर लेती हैं, जॉइन टुगेदर कर लेती हैं, तो दो कंपनीज का अस्तित्व कंबाइन हो जाता है, तो कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो अमालगमेशन दो कंपनीज का मर्जर बेसिकली हो सकता है, मर्ज टुगेदर हो जाती हैं। सो अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर भी होता है, दोनों कंपनीज मिलकर एक नई कंपनी बनाती है। अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज भी हो सकता है, एक कंपनी दूसरे को टेक ओवर कर लेती है। तो अमालगमेशन की बात कर रहे हैं हम। अब अमालगमेशन की सिचुएशन में एक कंपनी अपनी असेट को ट्रांसफ़र करती है। तो अमालगमेटिंग कंपनी एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि मैं बता रही हूँ अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर भी हो सकता है, जब दोनों कंपनीज मर्ज करके एक नई कंपनी बन जाती है। अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज भी हो सकता है, जब एक कंपनी दूसरे को परचेज करके खुद एक बड़ी कंपनी बन जाए।
सो दोनों सिचुएशंस अमलगमेशन की सिचुएशन में हो सकती हैं। अभी हम जो बात कर रहे हैं अमलगमेटिंग कंपनी, अमलगमेटेड कंपनी को ट्रांसफ़र करती है कुछ भी कैपिटल असेट्स। अब अमलगमेटेड कंपनी कौन सी कंपनी है? जो नई कंपनी बनी है, रिजल्टिंग कंपनी बनी है। अगर दोनों कंपनीज ने ज्वाइन टुगेदर किया है तो मान लो ए और बी कंपनी ने ज्वाइन किया है तो सी कंपनी आपकी अमलगमेटेड कंपनी है, ऐसा हो सकता है। अब अमलगमेटिंग कंपनी अगर अपनी कैपिटल असेट्स को अमलगमेटेड कंपनी को ऑफकोर्स ट्रांसफ़र तो करेंगी अपनी कैपिटल असेट्स, क्योंकि अब आप मर्ज कर चुके हैं तो आपके कैपिटल असेट्स भी ट्रांसफ़र होंगे। सो ये अगर स्कीम ऑफ अमलगमेशन में अगर आपने असेट्स को एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र किया है तो एज पर स्कीम ऑफ अमलगमेशन दीज ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल असेट्स इज़ नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांसफ़र, उसको ट्रांसफ़र नहीं माना जाता। सो ऐसा ट्रांसफ़र नहीं माना जा रहा अगर कोई अमलगमेटिंग कंपनी अमलगमेटेड कंपनी को असेट्स ट्रांसफ़र कर रही है। ऑफ कोर्स हम इंडियन इनकम टैक्स कर रहे हैं तो अमलगमेटेड कंपनी भी इंडियन कंपनी होनी चाहिए, राइट। सो अमलगमेटेड कंपनीज के सिचुएशन में ये रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। उसके बाद है आपके पास अमलगमेशन ऑफ बैंकिंग कंपनीज। अमलगमेशन ऑफ बैंकिंग कंपनीज हम अलग से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अमलगमेशन जो बैंकिंग कंपनीज का होता है वो एज पर स्कीम सेंक्शन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। सो बैंकिंग कंपनी अगर अमलगमेशन कर रही है किसी और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के साथ, तो बैंकिंग कंपनी ने किसी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के साथ अमलगमेशन किया है तो जो असेट्स बैंकिंग कंपनी से बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को ट्रांसफ़र होंगी उसको ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा और उस पर कैपिटल गेन कंप्यूट नहीं होगा। सो दिस इज़ नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफ़र अंडर स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आपने बैंकिंग की कंपनी को किसी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के साथ अमलगमेट किया है तो इसे अमलगमेशन नहीं माना जाता, ट्रांसफ़र नहीं माना जाता। पॉइंट नंबर 7, शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी। अगर कोई भी इंडियन कंपनी के शेयर्स को ट्रांसफ़र किया जाता है तो कैसे डील किया जाता है? अब एक कंपनी है, अगेन अमलगमेटिंग कंपनी, अमलगमेटेड कंपनी। अब एक कंपनी ने दूसरी फॉरेन कंपनी को, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉरेन कंपनीज के बीच में अमलगमेशन हो रहा है। सो लेट मी नॉट राइट इट दिस वे, आई वुड राइट इट एज एक फॉरेन कंपनी ने दूसरी फॉरेन कंपनी को असेट्स ट्रांसफ़र किए हैं, ठीक है। और जो असेट्स ट्रांसफ़र किए हैं वो असेट्स कौन से हैं? वो शेयर्स हैं इंडियन कंपनी के। अगर एक फॉरेन कंपनी ने दूसरी फॉरेन कंपनी को इंडियन शेयर्स यानी शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी ट्रांसफ़र किए हैं तो क्या उसको ट्रांसफ़र माना जाएगा? शेयर्स इंडियन कंपनी के, ऑल्दो बोथ द कंपनीज आर फॉरेन कंपनीज, दोनों कंपनीज फॉरेन कंपनीज हैं और दोनों कंपनीज का जो है अंडर स्कीम ऑफ अमलगमेशन हो रहा है। तो मैंने अमलगमेटेड काट दिया है, दोनों का अमलगमेशन हुआ है। अमलगमेशन के टाइम पर इन्होंने शेयर्स को ट्रांसफ़र किया है, एक फॉरेन कंपनी ने दूसरी फॉरेन कंपनी को अंडर स्कीम ऑफ अमलगमेशन असेट्स ट्रांसफ़र किए और वो असेट्स कौन से हैं? शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी। ये टाइप के कैपिटल असेट्स ट्रांसफ़र हुए तो क्या उसको ट्रांसफ़र माना जाएगा? कैपिटल गेन कंप्यूट होगा या नहीं होगा? इसको ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा इफ़ कंडीशंस आर फुलफिल्ड। वो कंडीशंस आपको पूरी करनी होंगी अगर आपको इसको ट्रांसफ़र नहीं मानना, अगर आपको इसको कैपिटल गेन कंप्यूट नहीं करना। सो ट्रांसफ़र मानना या ना मानना इन कंडीशंस पर डिपेंड करता है। वो कंडीशंस क्या हैं? इफ़ 25% ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी, अमलगमेटिंग जो भी कंपनी ख़त्म हुई हैं, जो भी कंपनी मान लीजिए ये फॉरेन कंपनी दूसरी फॉरेन कंपनी में जाकर मिल रही है तो इस कंपनी के मिनिमम 25% शेयर होल्डर्स विल कंटिन्यू, वो कंटिन्यू करेंगे टू बी द शेयर होल्डर्स ऑफ रिजल्टिंग कंपनी यानी अमलगमेटेड कंपनी, होल्डर्स ऑफ अमलगमेटेड कंपनी कंपनी। सो 25% ऑफ शेयर होल्डर्स किसके? ऑफ पुरानी कंपनी को हम क्या कहेंगे? अमलगमेटिंग कंपनी, ठीक है। तो भी मैंने यहाँ से काटा था, अब यहाँ पर ये पॉइंट आ रहा है। सो 25% ऑफ शेयर्स ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी विल कंटिन्यू टू बी द शेयर होल्डर्स ऑफ अमलगमेटेड कंपनी। इसके 25% शेयर होल्डर्स अभी भी कंटिन्यू करेंगे अगर दूसरी न्यू कंपनी में, रिजल्टिंग कंपनी में भी अगर कंटिन्यू कर रहे हैं सो दैट्स ओके। उस कैपिटल असेट्स जो शेयर्स इंडियन कंपनी के ट्रांसफ़र किए गए थे उसको ट्रांसफ़र
नहीं माना जाएगा। और दूसरी कंडीशन भी आपको पूरी करनी पड़ती है। वो दूसरी कंडीशन क्या होती है? जो अमलगमेटिंग कंपनी है, एमलगमेटिंग कंपनी उसकी कंट्री में, अमलगमेटिंग कंपनी जिस कंट्री में इनकॉर्पोरेट हुई थी, फॉरेन कंपनी हमारे लिए तो फॉरेन कंपनी है, अमलगमेटिंग कंपनी जिस कंट्री में इनकॉर्पोरेट हुई थी, दैट कंट्री डज नॉट अट्रैक्ट एनी टैक्स, उस कंट्री में इसका टैक्स नहीं लगता। डज नॉट अट्रैक्ट एनी टैक्स ऑन सच ट्रांसफ़र। अगर ऐसा ट्रांसफ़र पे उस कंट्री में कोई टैक्स नहीं लग रहा तो दैट्स ओके, ट्रांसफ़र उसे नहीं माना जाएगा। वो कैपिटल गेन का टैक्स इस कंट्री में अगर नहीं लग रहा, अमलगमेटिंग कंपनी में नहीं लग रहा, तो इट्स ओके। उस कंट्री जिस कंट्री में इनकॉर्पोरेट हुई है, ये इंडियन कंपनी नहीं है, ध्यान से देखेंगे, ये इंडियन कंपनी नहीं है, ये फॉरेन कंपनी है। सो फॉरेन कंपनी जिस भी कंट्री में इनकॉर्पोरेट यानी रजिस्ट्रेशन उसका हुआ है, उस कंट्री में कोई भी टैक्स उसका चार्ज नहीं किया जा रहा, राइट। वी कैन से इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन बोलते हैं जिसे, ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी। इनकॉर्पोरेशन पे डिपेंड करेगा, दैट कंट्री डजंट अट्रैक्ट एनी टैक्स ऑन सच ट्रांसफ़र, राइट। अब इसी की तरीके से जैसे शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी किया, इसी का ही पॉइंट कर लेते हैं शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी। अब डीमर्जर कर लेते हैं। डीमर्जर का सिचुएशन क्या होता है? देखो, अमलगमेशन और डीमर्जर में फ़र्क क्या है, मैं पहले भी पिछली वीडियोज़ में भी बता चुकी हूँ। अमलगमेशन कंप्लीट अमलगमेशन होता है, कंपनीज ऑल टुगेदर ख़त्म हो जाती हैं और न्यू कंपनीज बनती हैं। लेकिन डीमर्जर में ऐसा ज़रूरी नहीं है। डीमर्जर में कुछ एक हिस्सा सिर्फ ट्रांसफ़र किया जा सकता है। एक कंपनी का कुछ एक हिस्सा ट्रांसफ़र कर दिया और उसे दूसरी कंपनी के साथ जॉइन टुगेदर कर दिया, दैट मे बी कॉल्ड एज डीमर्जर। सो डीमर्जर कंप्लीट अमलगमेशन नहीं होता है। अमलगमेशन अपने आप में कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है, डीमर्जर कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं होता। सो डीमर्जर हुआ एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ, शेयर्स की ही बात कर रहे हैं। एक फॉरेन कंपनी है, दूसरी भी फॉरेन कंपनी है, दोनों कंपनीज फॉरेन कंपनी हैं। डीमर्जर की सिचुएशन में एक डीमर्ज्ड कंपनी से असेट्स को ट्रांसफ़र किया गया रिजल्टिंग फॉरेन कंपनी में। आपने असेट्स को ट्रांसफ़र किया है, कैपिटल असेट्स को। वो कैपिटल असेट्स कौन सी हैं? वो असेट्स हैं शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी। अगर इंडियन कंपनी के शेयर्स को ट्रांसफ़र किया गया है एक फॉरेन कंपनी से दूसरी फॉरेन कंपनी से, तो डिमर्ज्ड कंपनी से अगर रिजल्टिंग कंपनी में शेयर्स ट्रांसफ़र किए गए हैं तो ट्रांसफ़र उसे मानना है या नहीं मानना? अगेन रूल्स कुछ ऐसे ही चलेंगे, कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। वो कंडीशंस क्या हैं? कंडीशन नंबर 1 यहाँ पर जो आ जाएगी वो 25% ऑफ शेयर होल्डर्स की बजाय 75% ऑफ शेयर होल्डर्स होगी। इसका मतलब क्या है? 75% ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ दैट डीमर्ज्ड कंपनी कंटिन्यू टू बी द शेयर होल्डर्स इन दैट रिजल्टिंग कंपनी। अगर 75% शेयर होल्डर्स कंटिन्यू कर रही है रिजल्टिंग कंपनी में, दैट्स ओके, उसको ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। और दूसरी कंडीशन भी वही है, डीमर्ज्ड कंपनी जिस कंट्री में इनकॉर्पोरेट हुई है उस कंट्री में कोई कैपिटल गेन का टैक्स अट्रैक्ट नहीं किया जा रहा। सो ये जो कंडीशन होगी डिमर्ज्ड कंपनी के लिए होगी। डिमर्ज्ड कंपनी के उस कंट्री में कोई भी ऐसा ट्रांसफ़र का टैक्स अट्रैक्ट नहीं होता, उस कंट्री में टैक्स इसका नहीं लग रहा, तो दैट्स ओके। सो कंडीशंस दोनों की सेम है। अमलगमेशन इंडियन शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी का या डीमर्जर में जब शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी ट्रांसफ़र होते हैं, फ़र्क सिर्फ कहाँ आया? यहाँ पर 25% शेयर होल्डर्स कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पर डीमर्जर में 75% शेयर होल्डर्स कंटिन्यू करते हैं दूसरी कंपनी में एज शेयर होल्डर्स ऑफ रिजल्टिंग कंपनीज, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हाँ जी, तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9 आपके पास क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स बाय शेयर होल्डर्स। अगर शेयर होल्डर अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र करते हैं तो किस तरीके से उसे ट्रांसफ़र माना जाता है या नहीं माना जाता? सपोज़ एक शेयर होल्डर अपनी शेयर्स को ट्रांसफ़र करता है किसी दूसरी कंपनी में। कैसे ट्रांसफ़र करता है? मान लीजिए देयर इज़ अ स्कीम ऑफ अमलगमेशन। अमलगमेटिंग कंपनी का एक शेयर होल्डर, ये पर्सन था, एक कंपनी के शेयर्स लिए हुए थे। अब ये कंपनी जो अमलगमेटिंग कंपनी थी वो उसने अमलगमेशन कर लिया, दूसरी कंपनी बना ली, दूसरी कंपनी के साथ अविलियन कर लिया, अमलगमेशन हो गया। तो
तो इस शेयर होल्डर ने अपने शेयर्स, जो एक कंपनी के पास शेयर थे, उसने अपने शेयर्स दूसरी कंपनी में दे दिए। ऑफ कोर्स क्यों नहीं देगा, क्योंकि उसे अब अपने शेयर्स को कन्वर्ट कराना था। सो उसने क्या किया, अपने शेयर्स को दिया। सपोज ए कंपनी के शेयर उसके पास थे, अब कंपनी का अमलगमेशन हो चुका है, नई कंपनी बी कंपनी बन चुकी है। सो इस शेयर होल्डर ने अपने शेयर्स अमलगमेटेड कंपनी को दे दिए। सो अमलगमेटेड कंपनी को जो भी शेयर्स दिए, किस लिए दिए, फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्जन, कि मेरे ए कंपनी के शेयर्स आप ले लीजिए और उसके बदले में मुझे बी कंपनी के शेयर दे दीजिए। सो उसने सिर्फ एक्सचेंज कराए हैं, अपने शेयर्स को चेंज कराया है, उसने अपने शेयर्स को बेचा नहीं है, ट्रांसफ़र नहीं किया। सो दिस कन्वर्जन विल नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफ़र, उसको ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा, उस शेयर होल्डर के लिए कैपिटल गेन कंप्यूट नहीं होता, तो क्योंकि उसे ट्रांसफ़र माना ही नहीं जा रहा। सो अगर कोई शेयर होल्डर अपने शेयर्स देगा अमलगमेटेड कंपनी में नए शेयर्स लेने के लिए, तो उसको शेयर का ट्रांसफ़र नहीं माना जाता और उसको कैपिटल गेन उस पर कंप्यूट नहीं किया जाता। बट कंडीशन सिर्फ एक है, जो नई कंपनी के शेयर इसको मिले हैं, दैट कंपनी इज़ एन इंडियन कंपनी, मतलब उसने अपने जो शेयर्स दिए हैं और जो नए शेयर्स उस कंपनी से लिए हैं, वो नई कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए, राइट। पॉइंट नंबर 10, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स और डिबेंचर सर्टिफिकेट्स और डिबेंचर स्टॉक और डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स। आपके एक पर्सन के पास सर्टिफिकेट्स, आई शुड राइट सर्टिफिकेट्स हियर, अगर आप अपने डिबेंचर स्टॉक या डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स को कन्वर्ट करवा लेते हैं शेयर्स या डिबेंचर्स में, सेम सिमिलर कंपनी के कोई एक पर्सन था जिसके पास डिबेंचर्स थे, उसने अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट करा के शेयर्स बना लिया या फिर डिबेंचर स्टॉक का कन्वर्ट करा के डिबेंचर्स बना लिया। सो अगर उसने अपने शेयर्स को, डिबेंचर्स को कन्वर्ट कराया है, तो कन्वर्ट करवाने पर आपको ट्रांसफ़र नहीं माना जाता और कैपिटल गेन कंप्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। सो इसको भी ट्रांसफ़र नहीं माना जाता, उसने जस्ट अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट कराया है, राइट, बेचे नहीं हैं, किसी को दिए नहीं हैं, ट्रांसफ़र नहीं किए, तो कन्वर्जन पे ट्रांसफ़र नहीं माना जाता। इन द सिमिलर मैनर, कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, अगर आपने किसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर से कन्वर्ट करी, अब देखिए कंपनी सेम है, इस केस में भी कंपनी सेम थी, कोई अमलगमेशन का कुछ नहीं है, आप सेम कंपनी में आपके पास डिबेंचर्स थे और सेम उसी कंपनी के आपने शेयर्स कन्वर्ट किए। नेक्स्ट टॉपिक में कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स, उसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स थे और उसी कंपनी के आपने इक्विटी शेयर्स में अपने शेयर्स को कन्वर्ट करवा लिया है। सो शेयर्स को कन्वर्ट कराने पे ट्रांसफ़र नहीं माना जाता और उस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा क्योंकि वो ट्रांसफ़र नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास पॉइंट, अगर कोई भी पर्सन अपने वर्क ऑफ आर्ट या फिर उसके पास कोई कलेक्शंस हैं, मे बी आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, कोई साइंटिफिक कलेक्शन, कोई आर्ट कलेक्शन, कोई मैन्युस्क्रिप्ट, कोई ड्राइंग, कोई फोटोग्राफ या कोई भी ऐसी चीज़ जो वर्क ऑफ आर्ट कहलाई जाती है, अगर कोई भी पर्सन अपने इस टाइप के कैपिटल असेट्स को गवर्नमेंट को या किसी यूनिवर्सिटी को या म्यूज़ियम को, ऐसी जगहों को देता है जो नेशनल इम्पोर्टेंस के, कुछ नेशनल आर्ट गैलरी में दे देता है, ऐसी चीज़ें जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, हमारी जो कहते हैं ना भारतीय धरोहर हैं, अगर आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं और आप किसी म्यूज़ियम को या यूनिवर्सिटी को या किसी आर्ट गैलरी को, ऐसी आर्ट गैलरीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गजट में स्पेसिफाई की हुई हैं, ऐसे किसी को भी दे दोगे तो नहीं, आप अगर आर्ट गैलरी वगैरह को अगर अपनी ये वाली कैपिटल असेट्स ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको ट्रांसफ़र नहीं माना जाता और उस पर कैपिटल गेन कंप्यूट नहीं होता। सो क्या ट्रांसफ़र किया आपने, कोई भी आर्ट वर्क, कोई भी कलेक्शन, कोई भी ड्राइंग, कोई भी फोटोग्राफ, कोई भी साइंटिफिक कलेक्शन, जो ऐसी कलेक्शन जैसे लोगों को देखना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं ये नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ें हैं। सो अगर कोई भी कलेक्शन आपके पास इस टाइप की है और आप सरकार को या फिर किसी म्यूज़ियम को या किसी आर्ट गैलरी को या किसी यूनिवर्सिटी को ये चीज़ें देते हो, ये
देते हो, अपनी असेट्स को ट्रांसफ़र करते हो और सपोज यू आर अर्निंग समथिंग आउट ऑफ दैट, ऑफ कोर्स आपको कुछ पेमेंट भी हो रहा है, स्टिल उसको ट्रांसफ़र नहीं माना जाता। हालांकि ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है, आप अपनी ऑनरशिप किसी और को दे रहे हो, स्टिल इसको ट्रांसफ़र नहीं माना जाता, राइट। सो ये जो चीज़ है, ये एक्सेप्शन है, इसको ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। पॉइंट नंबर 13, अगर कोई भी फर्म सक्सीड करके कंपनी बन जाती है, कोई फर्म कंपनी बन जाती है, तो क्या फर्म की कैपिटल एसेट्स जो ट्रांसफ़र की जाती हैं, कंपनी में ट्रांसफ़र हुई, उसको ट्रांसफ़र माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? इसको ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा इन केस आप कुछ कंडीशंस पूरी करेंगे। तो वो कंडीशंस क्या हो सकती हैं? सपोज बुक में आपका मेंशन होगा इफ़ प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस आर फुलफिल्ड या सेटिस्फाइड। अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड है, ये कंडीशंस क्या हो सकती हैं? सपोज आप ये कह सकते हैं देयर इज़ नो चेंज इन मेंबर्स फर्म में भी वही थे और कंपनी में भी वही मेंबर हैं, फर्म को डिसॉल्व नहीं किया गया। डिसोल्यूशन में क्या होता है? असेट्स को बांट दिया जाता है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ असेट्स फर्म में पड़ी थी, अब वो कंपनी में ट्रांसफ़र होगी। जो मेंबर्स फर्म में थे अभी भी वही मेंबर्स कंपनी में हैं, फर्म को डिसॉल्व नहीं किया गया था, उसके असेट्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया था और अब वो कंपनी में एज इट इज़ चली गई हैं। हो सकता है असेट्स का सिर्फ रीवैल्यूएशन हुआ हो, अदरवाइज और कुछ नहीं किया हमने। सो फर्म अगर कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है और फर्म अपनी कैपिटल असेट्स कंपनी को देगी तो उसको ट्रांसफ़र नहीं माना जाता, जैसे हमने सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनीज के केस में किया था। इन द सिमिलर मैनर अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप है आपके पास और सोल प्रोप्राइटरशिप से आपकी कंपनी बन जाती है और असेट्स को ट्रांसफ़र किया जाता है, तो भी इसको भी ट्रांसफ़र नहीं माना जाता। इन द सिमिलर मैनर कोई लिमिटेड कोई भी ऐसी कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी थी, ठीक है, प्राइवेट कंपनी थी, ठीक है, वो या फिर अनलिस्टेड कंपनी थी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, वो कंपनी ट्रांसफ़र होकर क्या बनाया उन्होंने? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कन्वर्ट हुई। सो कोई प्राइवेट कंपनी या कोई ऐसी कंपनी जिस कंपनी को हम कह सकते हैं कि वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी थी, वो कन्वर्ट करके एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो जाती है और अपनी असेट्स को ट्रांसफ़र करती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को, तो उसको ट्रांसफ़र नहीं माना जाता। कौन कौन सी कंपनीज? पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, ऐसी कंपनी जिनका लिस्ट में नाम नहीं था। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी ये अगर अपनी असेट्स को ट्रांसफ़र करती हैं और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बना लेती हैं, तो ये तीनों केसेस में अगर आप असेट्स को ट्रांसफ़र करते हो तो ट्रांसफ़र नहीं माना जाता। सो ये आज हमने सारा टॉपिक किया है। आई हैव मार्क्ड 15 पॉइंट्स आउट ऑफ दैट, उसमें से जो आपको और भी ईजी लगते हैं आप उसे पिक कर सकते हैं। सो दीज वर द ईजीएस्ट वन टॉपिक्स जो आप एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करने के आपके हेल्प करेंगे। आप ट्रांसफ़र कौन कौन सा करते हैं, ट्रांसफ़र कैसे माना जाता है, तो कुछ 15 पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। ट्रांसफ़र क्या होता है और ट्रांसफ़र किस तरीके से किया जाता है, राइट। सो ऑल द बेस्ट, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में भी हम आगे का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कैपिटल गेन्स एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स भी करने वाले हैं। सो कीप इन टच विद इट। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच।